आइए हम बायोलॉजी का पेपर कर रहे हैं, TND टेस्ट एंड डिस्कशन। बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं बायोलॉजी में बहुत होशियार हूँ कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा। पूरे वीडियो को देखिए, क्यों गलत है क्यों सही है पूरा देखिए। अगर बायोलॉजी में आपके अगर 320 या 330 नंबर आ रहा है ना, तो आप होशियार नहीं हो। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 आने चाहिए। इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ और आप पूरी वीडियो को देखिए कि जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जरूर मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी 100-125 क्वेश्चन की। क्योंकि एक्स्ट्रा एज में क्यों गलत है क्यों सही है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे करते हैं, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन पे विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला क्वेश्चन, हाईलाइटर का कलर ले लेते हैं कोई बढ़िया सा। जी हाँ, चलो ग्रीन कलर ले लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। गलत सलत वाला बताना है, ठीक, गलत बताना है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में गलत बताना है, ठीक, अभी बता रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ लिपिड सिस्टम, सही बात है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिसके पास राइबोसोम नहीं होते, तो वो लिपिड बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा भैया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच टू ईयर, सही बात है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, ये सही बात है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER इज प्रेजेंट, दैट्स इज राइट। यानी कि इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये वाला आंसर हो जाए। इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER नहीं, उसके बाद SER भी होता है, तो मेरे इनकरेक्ट पूछा था मेरे पास चौथा। 152 नंबर क्वेश्चन देखो। रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट। मियोसिस के इनकरेक्ट बताना है। 4 एफ्लुएंट सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, 4 ही बनती हैं, 4 बनती हैं तो बात सही होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। दे आर 2 स्टेज इन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी बात सही है, 2 स्टेज होती हैं और ये 2 स्टेज होती हैं, तो ये बात सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। DNA रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड। अबे मियोसिस सेकंड नहीं, DNA रेप्लिकेशन तो भैया एक ही बार होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में होता है, ना कि मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट के एस फेज में ही होता है, G1 S G2 फिर M1 और M2। यहाँ पर मियोसिस सेकंड में कुछ नहीं होता। 152 का गलत पूछ रहा है, तो मेरे पास गलत तो आंसर आ जाएगा तीसरा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस फर्स्ट, दिस इज मियोसिस के प्रोफेज में होती है। प्रोफेज जाइगोटिन पैकेटिन जो चलता है ना, उसमें पेयरिंग भी होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ये सब होता है प्रोफेज में। मियोसिस फर्स्ट के तो आंसर गलत पूछा है, तो मेरे पास तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। द कोगुलम ऑफ इज फॉर्म बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क, द कोगुलम ऑफ फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। देखो ये कोगुलेशन फैक्टर है, जो देखो कोगुलम, ये क्लॉटिंग फैक्टर में जो कोगुलम का मतलब होगा क्लॉट, थ्रोम्बस। अब कह रहे हैं फॉर्म नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नहीं कहते हम उसे फिब्रिन कहते हैं, फिब्रिन, तो ये तो गलत हो गया मेरे पास। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट RBC, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर स्प्लीन क्योंकि नैरो वेसल्स होती हैं, जो नैरो वेसल्स होती हैं तो जिनके अंदर जो बाई कॉन्वेक्सिटी खत्म हो जाती है, जिनके अंदर जो मुलायमता खत्म हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो उसमें रप्चर हो जाती है, इसे हम ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, सेकेंड आपका करेक्ट है, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन देखो। 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कट DNA नॉन एज पैलिंड्रोपिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 100% राइट बात है। मतलब ऐसे को हम क्या कहते हैं भैया, जिनके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उल्टा सीधा एक समान होता है, उनको ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काटता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर करता DNA स्टैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन, वैसे हालांकि ब्लंट एंड भी बनाते हैं, लेकिन अब स्टिकिंग की एंड बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट दोनों ही इसमें आपके करेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप जानते हो ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, एस्कोमासिटीज ग्रुप का फंजाई है। अब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताना है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है पेनिसिलियम में, आपका कॉनिडिया बनता है। क्या बनता है, असेक्सुअल स्ट्रक्चर कॉनिडिया बनता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ पेलेट ऑफ पेस्ट। पेलेट ऑफ पेस्ट यानी कि यूरिक एसिड बना, यूरिक एसिड के बारे में बोल रहे हैं, तो यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड कौन चिड़ियाँ होती हैं वो करती हैं। चिड़िया पेपोकिस्टिस मोर है, तो ये क्या करेगा, पेपोकिस्टिस इज द मोर, तो ये चिड़िया है, तो उड़ रहा है, तो अगर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करता है। अब इनके अंदर यूरिया तो होता है नहीं, हाईली एसिड, हाईली अमोनिया होता है, अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक।
जो वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो अमोनिफिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब अमोनोलिटिक होते हैं जो कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। बाकी के यूरिकोटेलिक होते हैं जो यूरिक एसिड का करते हैं। तो पेवोक्रिस्टिस ऑर्निथोरिंकस तो डकबिल प्लेटिफस होता है, ये इसका काम ये नहीं है। सैलामेंड्रा की बात भी, सैलामेंड्रा का भी ये काम नहीं। सैलामेंड्रा तो राना टिग्रीना होता है, आप जानते पानी में रहते हैं। हिप्पोकैम्पस की बात करोगे, हिप्पोकैम्पस क्या होती है, मछली होती है, तो यहाँ की भी नौटंकी खत्म हो जाएगी, मोनोटेलिक हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट बिटवीन द एडजस्ट बोन द वर्टिबल कॉलम, एडजस्ट बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजस्टेड बॉन्ड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बीच में, जो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होती है जिसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट पाया जाता है। और कौन सी कार्टिलेज होती है जनरली आप बताओगे तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। कौन सी होती है भैया, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। तो आंसर कौन सा जाएगा, तीसरा। अगला देखते हैं 158, ऑल वर्टिब्रेट आर द कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, मतलब ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। अबे गधे, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट होते हैं, तो ये बात क्या होगी मेरे पास, क्या कह रहा है ये, ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिबल कॉलम जिनके पास है ना वो सब कॉर्डेट हैं। बात बिल्कुल सही है। ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट नहीं है, जिसमें मछलियां भी आती हैं, समझ रहे हो, और आपको रेप्टाइल्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। वर्टिब्रेट तो बस जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, नोटोकॉल वर्टिबल कॉलम है तो उसे वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही होगी। नोटोकॉल रिप्लेस बाई वर्टिबल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और आंसर आपका क्या हो जाएगा 158 का दूसरा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 159 आप देखो, लिप्स लूप, लिप्स लूप के नॉन मेडिकेट आईयूडी होती है। आईयूडी को अब हम आईयूसीडी कहते हैं, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस, ठीक है। ये क्या होती है, सर्विक्स को जाकर कवर कर लेती है, नॉन मेडिकेटेड होती है, सर्विक्स को जाकर कवर कर लेती है। यहाँ वेजाइना होती है, सर्विक्स को कवर कर नॉन मेडिकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये कैसी होती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, पन्नी जैसी होती है, ऐसे मान लो, लिप्स लूप 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 पन्नी जैसी होती है, ये मान लो। इन विच स्टेज लाए द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कौन सी स्टेज पे भैया, जब मम्मी के उसमें होते हैं ना, कोई भी बच्ची जब मम्मी को उदर में होती है ना, तभी ही बेटा, उदर मतलब यूट्रस में, गर्भाशय में जो होती है ना, तभी वो ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू कर देती है। तो आंसर आपका कौन सा आ जाए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, आंसर आपका थर्ड। 161 देखिए जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्शन का काम नहीं करता, न्यूरल्जिया, ब्लड, ब्लड तो आपको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसलिए गलत। एडिपोज टिश्यू की अगर बात करोगे तो ये भी, एडिपोज टिश्यू की अगर बात करोगे तुम तो आप मुझे खुद बताओ, एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही। कार्टिलेज भी बीसीसी, बीबीसी, ब्लड बॉन्ड कार्टिलेज, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये भी गलत हो जाएगा। एडिपोज एरिलर भी होता है, तो जो न्यूरोग्लिया होती है ना वो कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला, न्यूरोग्लिया इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। 162 देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियों का वीक हो जाता है। यंग लेडीज में, सॉरी ओल्ड लेडीज में ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम बनने लगता है ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है, तो ये क्या करता है, रिजॉर्प्शन करवा देता है कैल्शियम का, कहाँ से, बोन से। अब कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, सही बात है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल नहीं होता भैया, डिक्रीज लेवल होता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। 162 का कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 163, क्या कह रहे हैं 163 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, लेकिन बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, लेकिन oogenesis के ट्रू नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं है, बात यहाँ पर हो रही। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड गैमीट, ये तो दोनों के लिए ट्रू है, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पर्म भी बनाते हैं एप्लॉइड और ओवम भी एक्सप्लोड, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाए। तो ये वाला जहाँ पर है वो तो गलत हो, ये तो किसी में भी नहीं है बे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमीट अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये क्या कह रहे हैं, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमीट अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, डिफ्रेंशिएशन मियोसिस के बाद होता है लेकिन उसमें तो पहले ही हो जाता है, समझ गए, तो ये तो ट्रू है। स्पर्म में अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पर्मेटेट, स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है, ये स्पर्मियोजेनेसिस होती है, ये सिर्फ कहाँ होती है, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, समझ गए, ये oogenesis में तो नहीं होती, तो ये आपका बात सही है।
म्यूसिस अगर कंटिन्यूसली इन ए माइटोटिकली एन स्टेम सेल पॉपुलेशन, म्यूसिस अगर कंटिन्यूसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, म्यूसिस की बात हो रही है। तो आप जानोगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और oogenesis दोनों ही LH और FSH के द्वारा कंट्रोल होती हैं और एंटिटी पिट्यूटरी के द्वारा ये हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और एंटिटी पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन निकलते हैं और ये म्यूसिस अगर कंटिन्यूसली कहाँ में पाई जाती है, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर तो ये बंद हो जाती है और मेल के अंदर कंटिन्यूस चलती रहती है लाइफ टाइम। जब इंसान मर रहा होता है तब भी स्पर्म बनो, तो ये भी आपको स्पर्म के लिए सही है, oogenesis के लिए सही नहीं है। समझ गए आप, ये स्पर्म के लिए भी सही है, oogenesis के लिए सही नहीं है। अगला देखो, इस कंट्रोल बाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इलेक्शन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एपिसिस एंटीडिपेटिव। भैया ये दोनों के लिए कंट्रोल करती है, एक के लिए नहीं, ये सिर्फ एक के लिए पूछ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इट इनिशिएटेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर इनिशिएट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और वो तो बच्चे में शुरू हो जाती है। तो ये तो यानी दोनों के लिए वी सी एंड ई, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वी सी एंड ई सही है, oogenesis के लिए ये कॉमन बात नहीं है। बड़ा ही अच्छा सवाल बनाया, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ग्लाइकोसिडेज लिंकेज हो जाएगी, पानी निकल जाता है। टू प्रोड्यूस माल्टोज, माल्टोज में दो ग्लूकोज मिलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। इफ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इतना द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। अबे भैया पानी निकाल दो, और जब तुम इसमें से पानी निकाल दोगे ना, जैसे इक्वेशन बना लेते हैं ना, मान लो C6H12O6 इंटू 2 कर लो, और इंटू 2 करके इसमें से माइनस के H2 निकाल दो। अब तो कार्बन तो फिर 12 आ ही जाएंगे, 12 आ जाएंगे कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 22 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन निकाल लोगे तो O 11 हो जाएंगे, तो C12 H22 O 11 कहाँ है भैया आंसर, इसमें C12 आंसर चौथा हो जाएगा, सिंपल। ब्रीडिंग क्रॉप, दो पशुओं में ब्रीडिंग करा रहे हैं विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन और हेल्थियर फैट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं, जब हम क्या करते हैं भैया, जब ज़्यादा फोर्टिफिकेशन मतलब ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशनली अगर अच्छा क्रॉप बनाते हैं उसे हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो आंसर तो आपका इसमें चौथा हो जाएगा। बायो रेमिडिएशन किसे कहते हैं पता है आपको, मतलब किसी भी चीज़ को साफ करवाना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। जैसे मान लो समुद्र में फैलने वाली ऑयल स्पिल्स को साफ करवाते हैं सीडोमोनास पिट्यूटेड से। बायो मैग्निफिकेशन, जैसे DDT बढ़ जाता है ना चिड़ियों सक्सेसिव टॉपिक लेवल में, इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। आंसर आएगा चौथा। 166 देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल द प्रोडक्शन इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरम ये है। अम्यूनोसप्रेसिव को क्या कहते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक प्रकार का फंगस होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर होता है। एस्परेजिलस से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड खट्टा होता है। क्लोस्ट्रिडियम से बीटा लिंक और बीटा रिक एसिड बनता है। टैगमीना, इन्हें कॉकरोच एराइस्पर्म, टैगमीना एक पंख है। टैगमीना क्या भैया, आपके पंख हैं। और ये टैगमीना करते क्या है, आपको एक पंख होते हैं और एक किसको कहाँ से निकलते हैं, मीजोथेरिक्स से निकलते हैं। कहाँ से निकलता है टैगमीना, एराइस्पर्म मीजोथेरिक्स, ध्यान रखना। डेट्रीवोरस, जो ब्रेकडाउन करते हैं डेट्रा, जो सड़ी गली चीजें होती है ना, जैसे मान लो नीम के पेड़ से पत्ता नीचे आया और जैसे ही पत्ता नीचे आया वो डिकम्पोज होगा, हम डेट्रीवोर्स कहेंगे। लकड़ी नीचे गिर गई, इसे डेट्रीवोर्स कहेंगे। इसको कौन डेट्राइटस कौन, डेट्रीवोर्स कौन होते, केंचुआ है ना, आपका कॉकरोच है, ये सब इसको डेट्रीवोर्स होते हैं। इसे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, इफ 8 ड्रोसोफिला इज द लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80, इफ 8 ड्रोसोफिला ने लेबोरेटरी पॉपुलेशन 80 ड्यूरिंग ए वीक, यानी कि 80 थे, 80 में से 8 मर गए, डाई ड्यूरिंग ए वीक, द डेथ रेट इज द पॉपुलेशन। अब देखो कितने मरे, 8, कितने थे 80, तो कितने थे 1/10, यानी कि 0.1, कितनी हुई 0.1 पर वीक। तो डेथ रेट कितनी हो गई इंडिविजुअल ड्रोसोफिला पर वीक हो गई 0.1। 169 का कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बताओ, दूसरा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। 170 क्वेश्चन देखो आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक एज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एडिशनल चैम्बर होता है स्टोर करने के लिए बड़ा सा, और गिजार्ड में कार्डिनेज सीट होते हैं इसको काट कर खत्म करने के लिए। तो बच्चा जानता है क्रॉप और गिजार्ड दोनों चिड़ियों में पाए जाते हैं। तो पेवोक्रिस्टस तो मोर होता है, सिटिकुला तोता होता है, और कॉर्बस आपको कौवा होता है। तो ये तीनों ही चिड़िया हैं, तो इसमें पाया जाएगा, एवीज में पाया जाता है ना। कॉर्बस में पाया जाता है, कॉलम में चेमिलियन गलत हो गया, बूफो गलत हो गए, कटला गलत हो गए, फिश होती है।
171 क्वेश्चन नंबर देखो, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मेशन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का निकलना स्पर्मेशन कहलाता है। बिल्कुल बात एकदम 100% बात करेक्ट है क्या गलत है? करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटोड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा तो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये गलत हो गया। स्टेप फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है ना, उससे सैलाइवा बनता है। ये क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। और एमाइलेज इसमें एंजाइम होता है। एमाइलेज जो सेल वाल को डिकम्पोज करता, डिजोल्व करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो कौन सा काम नहीं है? डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही बात है भैया। माल्टेज एंजाइम होता है तो वो डाइसैकेराइड तो करता ही है। समझ गए? ये स्टार्च का करता है, डाइसैकेराइड का डाइजेशन तो सक्सेस एंटेरिकस करता है। तो आंसर तो मेरे को यही लग रहा है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पर सही बात है, इसलिए गलत हो जाए। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सही बात है, गलत हो जाए। लिब्रिकेशन और सही बात, तो आंसर कौन सा होगा? पहला। ये डाइसैकेराइड का नहीं करता, पॉलीसैकेराइड होता तो कर देता कुछ कुछ, पॉलीसैकेराइड को सिंपल सैकेराइड में बदल देता। लेकिन डाइसैकेराइड को कौन करता है? डाइसैकेराइड माल्टोज को माल्टेज एंजाइम करता है, जो किसमें पाया जाता है? सक्सेस एंटेरिकस में। सक्सेस एंटेरिकस किसे कहते हैं हम? इंटेस्टाइनल जूस को। तो आंसर आपका पहला हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, इन सीटू कंजर्वेशन। मैंने आपको बताया इन सीटू कंजर्वेशन उनको लिए होता है जिनको खतरा तो है लेकिन ज़्यादा खतरा नहीं है। उसके नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करने की टेक्निकों में इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो आंसर आपका इसमें कौन सा आ जाएगा? अब देखो ऑप्शन पढ़ रहे हैं। कंजर्व ओनली एक्सटेंट स्पीसीज, एक्सटेंट मतलब जो विलुप्ति होगी उसको क्या कंजर्व करेगा रे तू? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका इसमें दूसरा आ जाएगा। ओनली हाई रिस्क स्पीसीज नहीं, हाई रिस्क को तो एक्सीटू से करते हैं। ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं करते, मतलब हम कंजर्व करते हैं सारे इकोसिस्टम को इन सीटू, मतलब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट हैबिटेट में। इन जीन थेरेपी 1990 में की गई थी, एडीएडीएन थेरेपी। ए पेशेंट रुका पीरियडिक इन्फेक्शन जेनेटिकली इंजन लिम्फोसाइट बिकॉज, क्योंकि देखो पीरियडिकली हम इसलिए करते हैं समय समय पर, कंप्लीटली क्योर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जैसे ही मैं WBC के अंदर जीन डाल रहा हूँ ना, तो WBC कभी तो उसकी लाइफ टाइम होती, कभी तो मरेगी ना साली। तो इसका इसलिए वो कंप्लीटली सही नहीं हो पाती। क्यों? जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल, क्योंकि वो पूरी इमोर्टल नहीं है, वो तो मर जाएगी ना, इसलिए कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाती। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगर मैं बोन मेरो में डाल दूँ, बच्चा जाइगोट है, जाइगोट की बोन मेरो में डाल दूंगा तो वो कंप्लीटली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर WBC जो सारी बनेंगे वो पहले से ही वो जीन वाली बनेंगी, जीन थेरेपी के द्वारा जो जीन डाला गया है। लेकिन अब मैं WBC में डाल रहा हूँ तो WBC कंप्लीटली मोर्टल तो है नहीं ना, वो मोर्टल तो है नहीं, अमर तो है नहीं, वो तो खुद मरेगी। अगला क्वेश्चन देखो, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज, बिल्कुल सही बात है यार, छोटे छोटे से होते हैं तो ये कर जाते हैं पास। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल और बैक्टीरिया विद, अरे भैया ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, लिविंग होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी जी लेते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होते। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिव पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिव पार्ट क्या होता है पता है? ये ऑक्सीजन और CO2 को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद दूसरा आता है एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का CO2 से। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2, नहीं, डिफ्यूजन के लिए सरफेस प्रोवाइड नहीं करता, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन। देखते हैं, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, ये करता है। नॉट पूछा नहीं, गलत हो जाए। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमिडिफाइड करता है, मतलब उसमें वाटर मिलाता है, सही बात है, क्योंकि गर्म टेम्परेचर हवा होगी तो नुकसान नहीं कर देगा सेल को। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर ब्रॉड बाय द बॉडी टेम्परेचर, ये सही बात है, इसलिए गलत। प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन, सरफेस ऑफ के लिए तो आपको एक्सचेंजेबल पार्ट करता है, यानी रेस्पिरेटरी पार्ट करता है, जिसमें मेनली एल्विलाई होती है, और एल्विलाई जब फूट जाती है, वस्ट हो जाती है, तो एम्फाइसीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से बड़ा हुआ, समझ गए बेटा। तो इसको एक ट्रिक होती है, किंग फिलिप कट आउट 5 ग्रीन स्नैक्स। तो पहले का स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फाइलम, फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। अब देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आंसर आपका दूसरा हो जाए। 178 देखो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड, समझ गए बात?
भाई क्यों ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होगा यार, मुझे ये बता दे। फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन द ब्लड, बोलो भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो इसको हेल्प करता है कौन, चाइलोमाइक्रोन। कौन करता है? चाइलोमा। इसका पहले एमल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। सही बात है। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लैक्टिल्स कैरी चाइलोमाइक्रोन इनटू लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। दूसरा वाला सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। चाइलोमाइक्रोन की हेल्प से करता है, पहले इसमें एमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस के द्वारा। अगला देखो, बाइल सॉल्ट के द्वारा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब अपना कुत्ता, घर का कुत्ता घर के लोगों को ही काटे, अपने ही जो लिम्फोसाइट होती है खुद की सेल को मारने लगे, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। लाइक दैट माइस्थेनिया ग्रेविस, अर्थराइटिस, रिमोटेड अर्थराइटिस। इट ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एंड फॉरेन बॉडी, मतलब बैक्टीरिया को खुद की सेल को पहचानने से गड़बड़ कर देती है। रिमोटेड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल। अबे भैया डज नॉट अटैक नहीं, अटैक करती है, यानी फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। आंसर आपका चौथा आ जाएगा। 179 का आंसर कौन सा हो जाएगा बाबूजी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 179 का 180 वाला। इन इकोलाई, इस्चोरिया कोलाई बैक्टीरिया की बात है। स्टेन आई जीन इनहिबिटरी जीन गेट म्यूटेटेड इन इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। अब लैक्टोज आ गया, अब इकोलाई स्टेन आई जीन गेट म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अब अगर इंड्यूस अगर बाउंडर नहीं कर पाएगा उससे प्रोडक्ट, तो ये जैकब मनार्ड ने बात कही थी, अगर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो स्ट्रक्चरल जीन है ना वो क्या बनाएंगे प्रोटीन, तो वो बनाएंगे ही नहीं, तो बीपीटी का फॉर्मेशन होएगा ही नहीं। इफ ई कोलाई स्टेन आई जीन गेट म्यूटेटेड, अब आई जीन म्यूटेड हो गया ना, तो आई जीन म्यूटेड हो गया, इस प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर मॉलिक्यूल। जब इसका आरएनए प्राइमर वहाँ पर अटैच नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अटैक वहाँ पर नहीं होगा, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन होगा ही नहीं बीपीटी का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा। बीपीटी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो जो आई जीन होता है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, और ब्लॉक करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑफ जेड वाई जीन को। समझ गए भाई? समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो डिटेल समझने के लिए इसकी लैक ऑपेरेंट पढ़िए, जैकब एंड मेनार्ड ने, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बीपीटी बनता है। देखो आंसर निकालना है मेरा मेन पर्पज नहीं है, इसको समझ में आना चाहिए। आप पढ़िए अगर एक डाउटफुल कंडीशन है तो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफ। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका एक इंड्यूसर जीन होता है ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इंड्यूसर जीन होता है, यहाँ पर ऑपरेटर से जुड़ता है, प्रमोटर को घेर लेता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता, प्रमोटर को नहीं घेर पाएगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये वाली नौटंकी होती है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट द एनाफेज, माइटोसिस की बात है ना, तो ये बात सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। सही है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑल द क्रोमोजोम लाई एट द इक्वेटर एट द मेटाफेज, सही बात है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, अबे सेंट्रोमियर पर अटैच नहीं होते, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होती है, वहां पर अटैच होते हैं, तो ये गलत हो गया। यही आंसर आ गया मेरा। क्रोमोजोम डीकंडेंसेशन टीलोपेज, कंडेंसेशन होते हैं प्रोपेज में, डीकंडेंसेशन होता है आपका टीलोपेज में, सही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा आ गया? थर्ड। 182 नंबर क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आप होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून नहीं होती, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, गलत। अर्थराइटिस इन्फ्लेमेंट जॉइंट, सही बात है, ये तो करेक्ट होगा। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। टिटेनी हाई कैल्शियम, हाई नहीं लो कैल्शियम होता है, गलत। मास्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, ऑप्टो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये भी गलत हो गया। आंसर आपके पास दूसरा आ गया। Natural selection where more individual acquire specific character value other than mean character value lead to, ये कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन में कुछ स्पीसीज को ज़्यादा दिया जा रहा है वेटेज, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वालों को ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। जैसे मान लो अगर लड़कियाँ आज से सिलेक्ट कर लें कि हम तो बस जो ज़्यादा काले कलूटे होंगे उनसे ब्याह करेंगे, तो नेचर किसको चाह रही है? काला वालों को, तो गोरे वाले को ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अगर मान लो जैसे मान लो हम कहूँ कि 10 किलो गैया जो दूध देगी हम तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो जो कम गैया दे रही है तो धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगे ना, तो ये कैसा हो गया? डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। मतलब एक ही टाइप की स्पीसीज को नेचर बार बार सिलेक्ट कर रही है तो डायरेक्शनल हो गया, खत्म। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट
ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ml ऑक्सीजन टू टिश्यू, कितने को डिलीवर करती है आप खुद बताओ। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है और एग्जैक्ट डाटा है और आंसर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है कितना 5 ml। और CO2 अगर होता है यहाँ पर तो कितनी हो जाती है 4 ml। वेरी गुड। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 1.5 मीटर, लेंथ कितना है 1.1 मीटर है। व्हाट विल द एक्चुअल नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर बताने हैं आपको कितने होते हैं। अगर लेंथ अगर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 है तो आपको बेस पेयर बताना है। तो आपको पता है दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर में बीच की दूरी कितनी होती है आप मुझे खुद बताओ। दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर में बीच की दूरी हो गई आपको कितनी होती है 0.3 नैनोमीटर। दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी, मान लो एक्स बेस पेयर है और एक्स बेस पेयर मान लिए और इंटू 0.834 ये है और कितनी डिस्टेंस आ गई 1.1 मीटर। नैनोमीटर है ना, तो x इक्वल टू 0.34 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1.1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1 अपॉन 0.34 इंटू 10 ऊपर के 9 आ जाएंगे। तो पॉइंट से पॉइंट उठाओगे 11/3.4 इंटू 10⁻9, यानी आंसर आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। 185 का आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्योंकि दो कंसिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होती है बेस पेयर, मतलब एक एडेनिन ग्वानिन एक एडेनिन ग्वानिन यहाँ है तो साइटोसिन थाइमिन, अगर एक साइटोसिन ग्वानिन यहाँ है और एक एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पर, अबे सॉरी यार, एक एडेनिन और थाइमिन यहाँ पर है और एक साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है 0.34। तो ऐसे कितने हैं x मान लिया और इसको 1.1 के बराबर रख दिया, आंसर आ गया। 186 नंबर क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जो बाद में हमें पाई गई है, जन्म से नहीं है बाद में पाई गई, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, अबे भैया कौन कह रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने ली है तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली है ना, तो स्पेसिफिक होती है, तो नॉन स्पेसिफिक इनकरेक्ट पूछा पहले ही आंसर हो गया। प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस वेयर आवर बॉडी इनकाउंटर द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही है, इसलिए गलत। एनामेस्टिक रेस्पॉन्स इलेक्ट्रिक सब्सिक्वेंट इनकाउंटर द सेम पैथोजन, सही, दूसरी बार होता है, एनामेस्टिक होता है। एनामेस्टिक रेस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट, सही बात है, लिए गलत हो जाए आंसर। इनकरेक्ट पूछा है पहला आ गया। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सिलेटेड एपिथेलियम होती है उन्हें ब्रोंक्यूल, देखो ध्यान से, टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे होता है, ग्लोबुलर सेल ग्लैंडुलर टिश्यू और ब्रोंक्यूल आपको सिलेटेड एपिथेलियम। मैचिंग खेलना आंसर आ जाए। द रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन, अच्छा मैप, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द जीन, अच्छा मैचिंग खेलना। अब देखो इसमें मैप बनाना, अल्फ्रेड स्टेडिवेंट ने बताया था जिसमें जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, मतलब जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कम होते हैं वो पास होते हैं और ज़्यादा होते हैं वो दूर होते हैं। ये कह रहे हैं ए और सी के बीच में 5% का डिस्टेंस है, ठीक है, 5% मान लो। बी एंड सी के बीच में 15 है, बी और सी के बीच में 15 है, तो बी आपकी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ बी और सी के बीच में 15, बी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मान लो बी और सी के बीच में 15 मान लिए, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो ए और बी के बीच में कितना 20, तो आपको इसका मतलब ये यहाँ है, ठीक है, ए और बी के बीच में 20 हो गया, तो यहाँ से हटा दो इसको, समझ गए, ठीक है। और बी एंड डी के बीच में 9 है, तो बी और डी के बीच में 9 है, तो बी डी आपका यहाँ भी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मैंने डी यहाँ भी मान लिया डी यहाँ भी मान लिया, ठीक है। अब बी और सी बी एंड डी एंड ए एंड बी के बीच में 20% है, ए के बीच में 20% है और सी एंड डी के बीच में 24% है, सी एंड डी के बीच में 24% है, 24% है सी एंड डी के बीच में, और बी एंड डी के बीच में कितना है 9, बी एंड डी के बीच में आपका 9 है, तो यहाँ पर डी मुझे इधर लग रहा है, तो अब सी एंड डी के बीच में कितना है 24%, नहीं सी एंड डी के बीच में, तो हमें ये ऐसे मैपिंग करनी है। रुको एक सेकंड रुको, ऐसे ऐसे अगर आप मैपिंग करोगे, एक सेकंड रुको ना, दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, बिटवीन द जीन ए एंड सी के बीच में 5% है, ठीक है, ए और सी के बीच में 5% मान लिया, बी एंड सी के बीच में 15% है, तो बी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन बी और सी के बीच में 15% है ना, बी और सी के बीच में 15% है, ठीक है।
ये हो गया बी एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में, बी एंड सी। अब बी एंड डी के बीच में 9% है, बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी के बीच में। अब बी एंड डी के बीच में आपको 9% है, ठीक है 9% मान लिया। तो ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में 20% है, ठीक है 20% हो गए ए एंड बी के बीच में परसेंट। सी एंड डी के बीच में 24% है, सी एंड डी के बीच में 24% है। सी एंड डी के बीच में कितना है आपको, सी एंड डी के बीच में 24%, ठीक है। ए एंड डी के बीच में 29%। अब ए एंड डी के बीच में 29% है, और ए एंड डी के बीच में आपको कितना है, ए एंड डी के बीच में कितना हो जाएगा 29%। तो ए सी वी डी, तो अब यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस कितना आया, पहला आ जाएगा ए सी बी एंड डी। ये मैपिंग बनानी, मतलब आपका इसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो उतनी दूर, और रिकॉम्बिनेशन कम है तो पास पास। 189 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोजिंग द सेमुलर वाल्व। देखो जब हमारे पास ये हर्ट होता है, यहाँ होते हैं आपके कस्पिड वाल्व, यहाँ होते हैं आपको सेमुलर वाल्व। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा ना तो ओपन हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने पर ओपन हो जाएंगे, ये गलत हो गया। ये क्लोज कस्पिड वाल्व क्लोज। द एट्रियो वेंट्रिकल नोड एवी नोड जो कि यहाँ होता है, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, नहीं एवी नोड जनरेट नहीं करता। कौन सा जनरेट करता है, ऐसे नोड करता है, तो ये भी गलत हो गया। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सेप्ट बाय द साइमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल सही बात है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा 3, 189 का 3। 190 को देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच आर करेक्ट स्टेटमेंट बताना। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा एक्सकेज ऑफ सी पेप्टाइड, बात सही है, सी एक्स्ट्रा होता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय सेपरेटली बाय ई कोलाई, एक्सटेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, ये भी बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। ये भी 90, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्डेज के द्वारा जुड़ते हैं। अरे बोलो, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, करेक्ट बताना है ना, मोस्ट प्रॉपर्ली करेक्ट बताना है ना, ठीक अभी बता रहे हैं। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स, इसे हम बोमाइन इंसुलिन कहते हैं। ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सही बात है ये भी। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। प्रो हार्मोन इंसुलिन है ना, नीड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ये भी बात सही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, फॉरेन इंसुलिन नहीं होता, बोमाइन इंसुलिन होता है, ये तो गलत हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना भैया। प्रो हार्मोन इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज, अ पेप्टाइड बी पेप्टाइड चेन फॉर इंसुलिन, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट जेनेटिक। अरे देखो क्वेश्चन पढ़ो, इस जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के लिए बताना है। अब जेनेटिकली, ये स्टेटमेंट तो बहुत सारे सही हैं, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए सही नहीं है, ये सबको खत्म करो। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा, जेनेटिकली कोई काम ही नहीं है इसका। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बिल्कुल सही है। इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज सही बात है, लेकिन कैटल में जेनेटिकली बात नहीं है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू प्रोसेस कन्वर्टिंग मैच्योर, ये नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन बोवाइन से करता है, यानी आंसर जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, इफ कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल है, इसका मतलब दोनों ही इस पे कलर ब्लाइंड होंगे। मेन उस मेरी करती है किसी आदमी से जिसकी मम्मी कलर ब्लाइंड है। अगर मम्मी कलर ब्लाइंड है, अगर मम्मी इसकी कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब XCY हो जाएगा, क्योंकि मदर कलर ब्लाइंड होगी तो XC होगा, एक यहाँ से XC होगा। व्हाट इज द चांस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंड, कितने चांस है? बच्ची क्या बनेगी? XC XCY XCY। अरे 100% प्रोबेबिलिटी सारी की सारी कलर ब्लाइंड होंगी, दोनों लड़कियां कलर ब्लाइंड, दोनों लड़के कलर ब्लाइंड, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100%। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्टिव पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड कहाँ से निकलता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ये आपको ब्लड के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ा देता है, लेकिन हड्डियों में कम कर देता है। अब पूछ क्या रहा है ये
नॉट ट्रू। तो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड रिजप्शन, सही बात है, बॉन्ड रिजप्शन तो करता ही, तो बॉन्ड रिजप्शन करता है, ये सही बात है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। सही है इसलिए गलत। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, गलत हो गया भैया, इंक्रीज करता है, पहला मिल गया, इनकरेक्ट पूछा है ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुल, रीअब्जॉर्प्शन बाय कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुल, सही बात है, रीअब्जॉर्प्शन करता है जो कैल्शियम को बड़ा, नॉट करेक्ट है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कहाँ से, रीनल ट्यूबुल से, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है आपका ये रीनल ट्यूबुल से, तो ये बात सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्ट, डिक्रीज नहीं करवाता, इंक्रीज करवा देता है, ये भी गलत हो गया। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज नहीं करवाता, डिक्रीज करवा देता, आंसर ये भी गलत हो गया। तो बी डी एंड डी एंड ई, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा। 10 इकोलाई सेल, ठीक है, 10 इकोलाई की सेल है, मान लिया भैया, इच N15 double strand DNA are included in the medium containing N14 nucleotide. 10 E. coli cell with N15 double strand DNA. Then after 60 minutes, how many E. coli cell will have DNA totally free from N15? सेमी कंजर्वेटिव वाला है, मसल सेल ने रेस्टल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे निकालना है 60 मिनट के द्वारा। बाइनरी फिजन में कितना टाइम लगता है, 20। अब मान लो फर्स्ट जनरेशन कितनी थी, N15 वाली, ठीक है ना, और 10 सेल थी, 20 मिनट बाद कितने आ गई, 20 सेल होंगी कि नहीं होंगी, कौन कौन सी होंगी, N15, तो N15 N14 वाली हो जाएंगी, बोलो भाई, ठीक है। अब ये हाइब्रिड बन गए फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में अगर मैं देखूंगा तो N15 N14 वाली फिर दोबारा से 20 मिनट बाद कितनी बना लेंगी, 40 सेल। और इसमें क्या होगा, दो तो आपकी कितनी होंगी, 40 बना रहे हैं, तो 20 कैसी होंगी आपकी, N15 N14 वाली, और नई बन जाएंगी कितनी, 20 सेल कितनी होंगी, N14 वाली, N14 वाली। अब इन दोबारा को डालो, ये 40 सेल थी, 40 सेल को अगर मैं दोबारा डालूंगा तो अब क्या बनेगा, अब इसमें 20 सेल हाइब्रिड हैं और 20 सेल कितनी है, N14 वाली। अब इसमें दोबारा क्या बनेंगी, अब दोबारा मैं डालूंगा तो इनमें से 20 हाइब्रिड बन जाएंगे और 20 न्यू बन जाएंगे, फिर नीचे 20 हाइब्रिड बन जाएंगी और 20 न्यू बन जाएंगी। अरे बोलो भाई। तो इसमें से आप देखोगे आफ्टर 60 मिनट 60 इकोलाई वैसे बनेंगे जो टोटली फ्री हैं N15 से, 20 न्यू ये, 20 न्यू ये और 20 न्यू ये, तो कितने हो गए 60, तो 60 ऐसे बनेंगे जो फ्री हैं, आंसर ये है। मसलसल स्टार वाला एक्सपेरिमेंट है, सेमी कंजर्वेटिव वाला एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस आप जानते हो, आपको यहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक और यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक एक्सोन का होता है टर्मिनल, और डेंड्राइट का, इन दोनों के बीच में जो बनाते हैं ना उससे हम सिनेप्टिक, बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स ऑलवेज फास्टर, नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट पूछता तो यही इनकरेक्ट हो गया भाई। केमिकल वाला स्लोअर होता है, इलेक्ट्रिकल वाला होता है वो फास्ट होता है, इनकरेक्ट यही हो गया, पहला ही इनकरेक्ट हो गया, आंसर मिल गया मेरे को। तो 195 देखो, इन स्क्रबर, जो कि स्क्रबर क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव करता है। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर और चार्ज द डस्ट पार्टिकल। वो स्क्रबर नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। कौन बताओ भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, स्क्रबर तो रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस, गलत हो गया। कोयला के प्लांट में लगाते हैं जिसमें सल्फर बर्न होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 pm से कम है, कैन नॉट बी रिमूव बाई स्क्रबर बट कैन बी रिमूव बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि ये स्क्रबर से रिमूव नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99.9% इम्प्योरिटी हटा देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला गलत है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कौन नहीं है डिजायरेबल फीचर, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइज्ड साइट, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है ना, रिकॉग्निशन साइट नॉट डिजायरेबल फीचर। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एक्सट्रैक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम, लेकिन रिकॉग्निशन साइट आपकी हमेशा एक ही होनी चाहिए। तो नॉट पूछा ना, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला रिकॉग्निशन साइट एक होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हो जाएंगी तो बेटा उसका तो चूरन बन जाएगा डीएनए का, समझ गए। तो एक होनी चाहिए मिनिमम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। सारे नॉट ट्रू पूछते हैं भाई, पता नहीं क्या ट्रू ही पूछ लिया कर सिली मिस्टेक करवाने के लिए। फिलीपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन है पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, यही नॉट ट्रू हो गए भैया। एनालोगस ऑर्गन होते हैं, कैसे होते हैं भाई, एनालोगस ऑर्गन होते हैं, तो नॉट ट्रू पूछा तो आंसर पहले ही हो गया। एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन टेबल, सही बात है इसलिए गलत। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एक स्टेम एक रूट है, और एग्जाम्पल एनालॉगी, सही बात है गलत। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री और एनाटॉमिकल स्टेक है, सही बात है इसलिए गलत। आंसर इनकरेक्ट पूछा तो पहला ही हो गया। 198 देखिए बेटा, मैचिंग खिलवा रहे हैं। डायाफ्राम क्या करते हैं, ये बैरियर मेथड होता है, स्पर्म को सर्विक्स में घुसने से रोकता है। इनहिबिट इन एब्सेंस दे अकर द सर्विस ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, पहले का आ गया। चौथा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सेक्स हार्मोन ब्लड के अंदर बढ़ा देता है। एंटी पिट्यूटरी को ऐसा लगता है कि सेक्स हार्मोन अभी है तो एफएसएच को कम कर देता है, तो ओवुलेशन नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं, इनहिबिट ओवुलेशन। इंट्राइट्राइन डिवाइस, कॉपर टी अगर लगा देंगे तो कॉपर फेगोसाइटोसिस कर लेता है, ठीक है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। लैक्टेशन एंड एमोनोरिया, अगर कोई मम्मी अपने बच्चे को लगातार 6 महीने से दूध पिला रही है तो उसके ब्लड में बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है, तो जब एंटी पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा देती है तो एफएसएच का कम कर देती है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आंसर कौन, अब मैचिंग खेलना है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का सेकंड, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा, 198 का थर्ड। नेक्स्ट देखो 199, ग्लाइकोजन आपको पॉलीसेकेराइड होता है जो लिवर के अंदर स्टोर होता है, सही बात है, स्टोरेज प्रोडक्ट है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ग्लोबुलिन आपकी एक प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल सही बात है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है ये। स्टेरॉइड आपको स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, कुछ जैसे सेक्स हार्मोन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं, जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। थ्रोम्बिन की आप बात करोगे तो क्लोटिंग फैक्टर होता है, थ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर होता है, और बायो क्लोटिंग फैक्टर होता है जो फिब्रिन को फिब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, बायो कैटालिस्ट। तो आंसर आप मिला लो, ए का आ जाएगा चौथा, ठीक है, बी का आ जाएगा थर्ड, ठीक है, सी का कौन सा आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा पहला। 199 का आंसर कौन सा आ जाएगा आपका पहला। मैचिंग खेलनी। अगला करें विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, सही वाली बात बतानी है। देखो अभी बताते हैं। माइकोप्लाज्मा डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, अरे भैया ये कोई माइकोप्लाज्मा एक डीएनए भी होता है, सेल वॉल भी होती है भैया, ये कोई माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया थोड़ी है भैया, बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसका खुद का कुछ नहीं होता, विदाउट ए सेल वॉल होता है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया ब्लूगिनल की खुद खाना बना रहे हैं। क्लासीफाई अंडर किंगडम मोनेरा, सही बात है, फिर ये मोनेरा के अंदर क्यों रखे गए हैं भैया, खुद खाना पीना बना रहे हैं, तो क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। अलगी होगी तू अपने घर की, ब्लूगिन अलगी कहने लगी सर हम तो अलगी हैं ना पाजी, हम तो अलगी हैं ना, हमने कहा अलगी होगी तो अपने घर की, मोनेरा में आई है तो बैक्टीरिया कहलाएगी। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ये बात सही है। बैक्टीरिया एक्चुअली हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली भैया साइनोबैक्टीरिया भी तो है, ये तो अपना खाना बना रहे थे, ये तो गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड और सेप्रोफिटिक, सही बात है, गंदी सड़ी गली चीजों में। क्लासीफाई अंडर किंगडम मोनेरा, अबे यार ये स्लाइम मोल्ड होते हैं ना यूक्रेटिक के अंदर आते हैं ना कि किंगडम मोनेरा के अंदर। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, इसमें करेक्ट कौन सा है, दूसरा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए आप हमारे पास, धन्यवाद।